हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है और ये अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट इसमें अच्छे खासे मार्क्स का ये लगभग 8 या और 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपको एक लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हर एक बात को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्पेशली जो क्लास है ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में बच्चों ने कमेंट किया कि उन्हें इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ मैटर प्रोवाइड कराया जाए, इंग्लिश मीडियम की कुछ वीडियोस अपलोड की जाएँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो हैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर वाइज वो हिंदी मीडियम में थी। तो इसीलिए हम आज एक इंग्लिश मीडियम के लिए इस चैप्टर के लिए एक वीडियो लेकर आए, ताकि बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले के जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा चैप्टर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। और अर्थ पर कितना है ये? 0.02%। एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें 0.03% CO2 की फॉर्म में ये पाया जाता है कार्बन। ठीक है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी कार्बन बेस्ड हैं। कैसे हैं? कार्बन बेस्ड हैं। अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड की इंपॉर्टेंस, कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ही क्या है, जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं उन सब में कार्बन बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं। देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है। क्या है? 2,4, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। क्या है? सॉरी 2p2। इस तरह से इसका क्या है, यहाँ से 2 2 और 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इसी कारण इसका क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। और यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं और 2 इसके जो 1s सेल है उसमें उपस्थित हैं। इसी कारण इसको 2,4 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और देखिए, टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन। अब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होने के लिए जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अटेन करना चाहते हैं। आखिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये चाहते क्यों हैं? क्योंकि जो देखिए, जो नोबल गैस होती हैं, जो नोबल गैस होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। कैसी हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं, है ना। और स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो ये भी स्टेबल होना चाहती हैं और हर एलिमेंट नॉन रिएक्टिव होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसीलिए सभी क्या चाहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। अब देखिए, कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पर कार्बन को क्या करना पड़ेगा, उसका नोबल गैस जो है कार्बन का, अगर कार्बन का जो आवर्त है उसकी बात करें तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वैसे हम देखते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर देखिए करने हैं इसके करने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके जो 2s है ना और यहाँ पर 2p2 है। p में जनरली क्या होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके पास 2 ही है। अगर p को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो p कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, है ना। p कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। मतलब इस तरह से यहाँ पर
ये पी जो सेल है उसके बारे में बात हो रही है, सब ऑर्बिटल के बारे में। यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक जो ये सब ऑर्बिटल है इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके पास तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। अभी भी ये यहाँ पर 1 2 3 और 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इसका जो ये पी सब ऑर्बिटल है ये फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। इसलिए इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। या फिर ये ऐसा करे, इसके पास जो यहाँ पर ये 2s वाला जो सेल है यहाँ पर, इसमें भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2s2 है ना। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और 2 इसके पास जो ये पी में है ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी कि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये दोनों खाली हो जाएंगे। यानी कि या तो ये ऐसे हो जाए 2s0 2p0 हो जाए, या फिर ये हो जाए 2s2 2p6 हो जाए। इन दोनों कंडीशंस में इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अब 2s और 2p0 में क्या हो जाएगा? इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो 1s2 हो जाएगा। 1s2 होता है हीलियम का। किसका होता है? हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम यहाँ पर क्या है? एक नोबल गैस है। अगर इसको यहाँ पर क्या मिल जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो देखिए ये कितना हो जाता है यहाँ पर? ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाता है, जो कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नियोन। नियोन क्या है? एक नोबल गैस है। तो ये नोबल गैस इसको मिल जाएंगे। अब इसके लिए देखो इसको क्या करना पड़ता है यहाँ पर, देखिए गेन 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना जो ऑक्टेट है नोबल गैस के लिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है ना। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो कार्बन पर -4 क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, जो कि उसको अनस्टेबल करेगा। इसी तरह से अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो भी उसको क्या मिल जाता है यहाँ पर? उसको नोबल गैस मिल जाएगा। लेकिन बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने तो हमको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने लगते हो तो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये भी इसके लिए एक सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो फिर ये क्या करता है, देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट थस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू ईदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या फिर गेन करे। कार्बन अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेंड करता है? वो अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि कितने हैं उसके पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 एंड 2p2, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है विद अदर एटम्स। किसके साथ? अदर एटम है। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन ये भी क्या करते हैं? यहाँ पर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं। ये H2 की स्ट्रक्चर है ना। ये यहाँ पर O2 की स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पर H2 की स्ट्रक्चर है ही, ठीक है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल की वैलेंस शेयरिंग की स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर इनको हम डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके पास 1s1 होता है। क्या होता है? 1s1। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन और मिलता है ये 1s2 हो जाता है और फिर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि हीलियम का होगा, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या है? ये हाइड्रोजन है और ये जो आपको क्रॉस चिन्ह है ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ये एक और हाइड्रोजन आ जाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इस तरह से शेयर कर लेते हैं। ये इस तरह से शेयर कर लेता है और ये इस तरह। जब दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो भी इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी शो कर देते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन रहा, इस तरह से, है ना। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक दूसरे में शेयर करके बनते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर आपके सामने
O2 की स्ट्रक्चर आपके सामने दी हुई है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है। कितना है? डबल बॉन्ड। देखिए ऑक्सीजन का जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? वो होता है, इसका एटॉमिक मास की बात करें ऑक्सीजन का होता है 8, क्या होता है 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p4, क्या होता है? 2p4 होता है। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो क्या होता है? इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसलिए क्या करता है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, ये एक ऑक्सीजन है। याद रखना जो डॉट स्ट्रक्चर होती है उसमें हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। तो इसके पास एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के हो गए। इसी तरह से यहाँ पर एक और ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। इस तरह से क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और यही कारण है कि ये एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड। जैसा कि हमने बताया भी है कि एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के या फिर 2 अलग अलग एटम्स के होते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या कर रही है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इनकी। उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपके सामने नाइट्रोजन है। अब देखिए नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? तो होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 1s2 2s2 और ये होता है 2p3। मतलब इसके p जो सेल है उसके पास क्या हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो इसका जो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर बात करें 3 और 2, तो ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हमने शो कर दिए, इनको लोन पेयर भी कह देते हैं, और ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि इसको शेयर करें। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे। अब क्या करता है? ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये इसके साथ शेयर कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन और ये इसके साथ शेयर कर लेता है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रोजन के बिटवीन क्या होता है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर्स की बात हुई। बाकी बातें देखते हैं यहाँ पर। इट इज़ एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1 2 और 3। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ H2O एंड CH4। इसकी स्ट्रक्चर हम यही बना लेते हैं, है ना, यहाँ पर, और आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि CH4H2O की आपको क्या बनानी है? डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। इस तरह से देखिए अगर हम CH4 की बात करें तो हमने बात किया था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि भी हमने बात की थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है और 4 क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2 होता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है? इसके 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो किसके साथ करता है? हाइड्रोजन साथ। अब हर एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से हर एक हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या करते हैं? ये इसके साथ शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन,
ये इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जो कार्बन है वो इन सभी के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह से कार्बन इन सभी के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है CH4 की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, CH4 की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर H2O की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर H2O की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। देखिए H2O की स्ट्रक्चर, H2O की स्ट्रक्चर बात करें, जैसे हमने कहा कि दो हाइड्रोजन है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होएगा। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में हम पहले ही बात करके आए हैं कि ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को चाहिए। उसके पास हैं कितने टोटल, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टोटल, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इधर और 2 इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब क्या करता है वो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इस हाइड्रोजन से ले लेता है, शेयर कर लेता है, लेता नहीं है, क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। और हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इस तरह से ये इसके साथ शेयर कर लेता है और ये इसके साथ शेयर कर लेता है। और ऑक्सीजन किसके साथ शेयर करता है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए इसके साथ शेयर करता है और इसके साथ भी शेयर कर लेता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, जहाँ ऑक्सीजन दोनों के साथ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ये H2O की और CH4 की स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। आगे देखते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है ये, जब 2 एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कोवेलेंट bonded molecules have low melting and boiling points because of comparatively weaker intermolecular forces unlike ionic compounds। तो देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। कैसे होते हैं भाई, लो होते हैं कंपेरेटिवली आयनिक कंपाउंड की तुलना में। कंपेरेटिवली आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी अगर तुलना में बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। These molecules are generally poor conductor of electricity since no charge particles are formed। ये जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, या फिर हम कहें ये कंडक्ट करते ही नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज हमने कंपाउंड पर नहीं देखा है, चाहे H2O हो, चाहे CH4 हो, चाहे N2 हो या O2 हो, कहीं भी हमने कोई चार्ज, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं देखा, इसलिए कि ये क्या नहीं करते हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करते हैं। तो ये बातें थी कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ बातें, और किस तरह से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और साथ ही जो अदर एटम्स हैं वो भी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए जनरली क्या है, जो नॉन एटम्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, कौन करते हैं, नॉन मेटल्स करते हैं, और वो भी ओनली नॉन मेटल्स के, मेटल के साथ ये नहीं करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि आखिर कार्बन एटम की वर्सेटाइल नेचर क्यों है। अब देखिए, 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे ये कंपाउंड बनाता है, उसके पीछे 2 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी है, एक है इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी है, टेट्रावेलेंसी। कौन कौन सी है, टेट्रावेलेंसी है, और यहाँ पर क्या है, कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी मतलब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैटेनेशन मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है डिफरेंट एटम्स के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कैटेनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। मतलब कार्बन क्या करता है, अलग अलग एटम्स के साथ
कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। लाइक सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन, है ना। यहाँ पर सिलिकॉन भी ये इस तरह का फॉर्म जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो शो करता है, लेकिन कार्बन के पास ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बात करें टेट्रा वैलेंसी की, हैविंग अ वैलेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का इन सभी के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, थस कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल इन जनरल। अब जो इसका एटॉमिक मास है वो 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 6 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 6 ही है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और न्यूक्लियस इजीली इनको होल्ड कर सकता है। ठीक है, यही कारण है कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन कैटेनेशन करता है और जो कोवलेंट बॉन्ड करता है, उसके आधार पर यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बनिक कंपाउंड्स है 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड हैं और अनसैचुरेटेड हैं। अब देखिए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ओनली कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक। कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सैचुरेटेड हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रेफर्ड एज एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, है ना। मतलब ऐसे जो कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रेफर्ड एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर मोर एक्टिव। ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनके बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, और जो सिंगल बॉन्डेड वाले हों कैसे हैं, सैचुरेटेड है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए ये जो एल्कीन और एल्काइन है ये क्या है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड है। क्या है ये, अनसैचुरेटेड है। कैसे है ये, अनसैचुरेटेड है। और एल्केन क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है ये, सैचुरेटेड है। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। ये एल्कीन जो है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि जो एल्काइन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इनका जनरल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो यहाँ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एल्केन के लिए है CnH2n+2, है ना। इसके लिए यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, है ना। तो अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर बात करें एल्केन के लिए, अगर हम n=, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, n= हम 1 रखें, क्या रखें, 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 प्लस यहाँ पर 2। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 and 2 4 हो जाएंगे टोटल। तो CH4 क्या हो जाएगा, CH4 क्या है, एक एल्केन है। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के लिए क्या होता है, जनरली हम 1 कार्बन नहीं ले सकते। एल्कीन कभी भी 1 कार्बन की नहीं होती। एल्कीन के लिए यहाँ पर हमको मिनिमम 2 कार्बन होने ज़रूरी है। तो इनकी एल्कीन के लिए याद रखना n रिक्वायर्ड मिनिमम 2 नंबर। ठीक है, तो जब हम यहाँ n = 2 रखेंगे तो C2H2 × में 2 जो कि हो जाएगा C2H4। इसी तरह से जो एल्कीन है उनके लिए भी हम जो n है वो 2 मिनिमम रखेंगे, 2 से कम नहीं हो सकता है। अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 - 2। ठीक है, इन 2 2 4 4 - 2 होगा,
तो ये हो जाएगा C2H, यहाँ पर 4 - 2 यानी कि 2, तो C2H2 एल्काइन के लिए हो जाएगा, और यहाँ C2H4 हो जाएगा एल्कीन के लिए, और CH4 किसके है, एल्कीन। ये जनरल बातें हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, जनरल बातें हो गई। अब देखिए ये एल्केन के लिए है, किसके लिए, एल्केन के लिए एक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज एथेन। ये एथेन के लिए, एथेन का मतलब होता है डबल कार्बन है, यहाँ पर इस तरह से ये CH3 है, ये एथेन है, जिसे इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से। और सभी पर आप देखोगे, हमने कहा भी था कि कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें से 3 तो आप देख रहे हो, जो ईच कार्बन है 3 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, और एक इसका 3 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अपने ये कार्बन के साथ। सेम इसी तरह से यहाँ भी ये यही कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने एक एक चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, और क्या बना रहा है यहाँ पर, एल्केन बना रहा है, जो कि 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर एथेन है। इसलिए यहाँ पर देखिए एक अनसैचुरेटेड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एथीन। अब देखिए एथीन की यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एथीन के लिए बात करें तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सेम बात है, इलेक्ट्रॉन पे 4 जो कार्बन है अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ, और 2 डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन। सेम ये भी इसी तरह से कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रही है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि डिफरेंट जो कंपाउंड है, एथाइन, देखो यहाँ पर है कि एथाइन के आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनानी है। तो चलो हम एथाइन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो एथाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमने बात की थी कि एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब इसकी देखिए आप खुद बना सकते हो, अब है ना, आप सेल्फ स्टडी से बना भी सकते हो, अब आप सीख भी गए होगे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके बाद 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 और 3, फिर एक कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको बनानी है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन के साथ ये कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसके 4 का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, और एक हाइड्रोजन, इसके 4 हो गए। और जो हाइड्रोजन उसके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी शेयर कर रहा है। तो इस तरह से हम इसकी जो स्ट्रक्चर है जो बात करें, यहाँ पर इधर मैं बना देता हूँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पर इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। 1 2 और 3, ऐसे ही 1 2 और 3, यहाँ पर 1 1, इधर हाइड्रोजन है, इस तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये हो जाता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाती है। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये देखिए इसके साथ ये शेयर कर रहा है, और ये यहाँ इसके साथ शेयर कर रहा है, ये शेयरिंग को शो कर रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, ये एक दूसरे, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो ये हो जाती है एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके सामने हैं सिंपल, यहाँ पर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, कौन से, सैचुरेटेड कार्बन जिनके बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने बात की थी CH4, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मैथेन सिंगल कार्बन है, एथेन में 2 कार्बन है,
है ना। और ये फॉर्मूला से हम रख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इस तरह से प्रोपेन में 3 कार्बन है, ये फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर हो गई। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। इस तरह से पेंटेन के लिए 5 कार्बन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर हो गई। और यहाँ पर इस तरह से 6 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब जैसे मान लो आपको क्या नहीं पता, आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूले का निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला था, वो क्या था, H2N2+2 होता है, ठीक है, ये होता है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमको 6 रखना है, किसके लिए, N के लिए, तो C6 है ना, तो H2 इंटू में 6+2, ठीक है, तो ये हो जाएगा C6 2 6 12 + 2 14, ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। आपको 6 कार्बन इस तरह से फर्स्टली लाइन लिखते हैं, 1 2 3 4 5th एंड 6, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर जितने भी जो बीच में हैं, है ना, यहाँ पर मिड लाइन में हैं जितने भी, इन सबके साथ एक हाइड्रोजन, आपको 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने इस तरह से। सबके साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। और जो लास्ट के दोनों हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए इस तरह से। ये कितने, 3 हाइड्रोजन हमने इसके साथ ऐड दी। तो ये हो गई किसकी, हेक्सेन की स्ट्रक्चर। इसी तरह से हेप्टेन हो सकता है, 7 कार्बन के लिए क्या होगा, यहाँ पर हेप्टेन होगा। 8 अगर कार्बन है तो उसके लिए ऑक्टेन हो जाएगा। 9 कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। और अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए डेकेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए डिफरेंट हो जाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन कैन बी, देखिए जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सिंगल चेन चल रही है तो ये स्ट्रेट चेन हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं, ये एक 4 कार्बन के यौगिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। 4 कार्बन है, सॉरी CH3 हो जाएगा, 4 कार्बन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। क्या है ये, ब्यूटेन है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन होगी। लेकिन अगर इसमें ब्रांच चेंज हो गई, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई, तो ये देखिए ब्रांच चेंज के लिए इस तरह से बना सकते हैं कि CH3, यहाँ CH, फिर इधर CH3 और CH3, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी कार्बन जुड़े हुए हैं। और ये साइक्लिक भी है, और कैसी है, अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। क्या है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसीलिए कैसी है, अनसेचुरेटेड है। अब देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन के एक कंपाउंड है। अब देखिए एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, इसका आइसोमर। याद रखना आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम है, जैसे 4 कार्बन के लिए हम बात करें तो क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम इजी निकाल सकते हैं, H2N+2 कितना हो जाएगा, C4, यहाँ पर 2 इंटू में 2+2 C4 कितना हो जाएगा, 6 H6। तो इसका भी कितना हो जाएगा, C4H6, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। और इसका भी C4H6 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। आपको लगता है कि डिफरेंट हो सकता है तो गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 हो गया ना। हमने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, हमसे मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ n के लिए 2 लिखा है। n कितना होता है, 4 होते हैं, तो 4 होंगे तो 2 4 8 एंड 2 10, ठीक है। यहाँ 10 होंगे तो C4H10 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैथ की जैसे वो ये थोड़ी सी मिस्टेक, हाँ तो ठीक है। यहाँ दोनों में क्या होगा, C4H10 होगा। इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। और अगर हाइड्रोजन गिनना चाहें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो दोनों में ही क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
लेकिन यहाँ पर दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो कैसी, एक है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और एक है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से जब स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस हो तो इस तरह के जो कंपाउंड होते क्या क्या कहलाते हैं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है डिफरेंट टॉपिक। हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी replaced by other atom in accordance with their valencies. The element that replace hydrogen is called heteroatom. अब यहाँ पर जैसे मान लो ये CH4 है, इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसको मान लो यहाँ पर Cl ने रिप्लेस कर दिया, है ना। क्या किसने रिप्लेस किया? ये Cl ने रिप्लेस कर दिया। Cl2 की फॉर्म में होता है तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और Cl, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया है? क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक या दो एटम भी कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, दो भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम उसको रिप्लेस करता है। तो जब अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई डिफरेंट करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? हेटेरोएटम। क्या कहेंगे? हेटेरोएटम कहेंगे, ठीक है। These heteroatom and the group containing them impart chemical properties to the compound and hence are called functional group. तो ये क्या करते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी उसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, इस कारण इनको हम क्या कह देते हैं? फंक्शनल ग्रुप भी कह देते हैं। हम देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। कुछ आपके सामने फंक्शनल ग्रुप हैं। हेटेरोएटम की बात करते हैं, यहाँ पर Cl एंड Br एंड ऑक्सीजन आपको दिए हुए हैं, है ना। ऑक्सीजन, Cl यानी क्लोरीन एंड Br यानी ब्रोमीन, ये क्या है? हेटेरोएटम, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होंगे वो हेटेरोएटम की जो सीरीज है उसमें आएंगे, ठीक है, या कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की बात करें, Cl या Br जब भी आता है तो उसके लिए हेलो का मतलब होता है एक हेलोजन ग्रुप होता है कंप्लीट। उसमें क्या आते हैं? फ्लोरीन आता है, यहाँ पर क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ये चार जो हैं इनको हम हेलो ग्रुप कहते हैं या हेलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी आता है तो उसके लिए हेलो वर्ड भी काम में लेते हैं। जनरली अगर फ्लोरीन आता है तो फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यहाँ पर ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? Cl2 और यहाँ इस तरह से Br2 होता है। अल्कोहल के लिए क्या होता है? OH। क्या होता है? OH, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए CHO इस तरह से भी आता है ना, या फिर CHO इस तरह से भी लिखा हो सकता है, याद रखिएगा। ये क्या है? एल्डिहाइड। कीटोन है, कीटोन के लिए ये रहा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, जिसको हम इस तरह से COOH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो आपके सामने कुछ 1 2 3 4 एंड 5 6 5 6 क्या हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपके सामने हैं। इन ग्रुप से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कंपाउंड है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट ना, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, है ना। या हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है किससे? सेम फंक्शनल ग्रुप से। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, इंस्टेंस द एल्कोहल्स। ये एल्कोहल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे एल्केन्स की बात हो रही है, एल्केन में डिफरेंट जो एल्केन में उसमें क्या किया, हाइड्रोजन को सेम जो फंक्शनल ग्रुप है उससे रिप्लेस किया गया है। जैसे हम बात करें CH4 की, तो CH3 और ये एक और हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस किया है किसने? यहाँ पर OH ने इसको रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया? CH3OH, ठीक है। अब इसी का जो अगला होता है, यानी कि जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है C2H5। अब इस C2H5 में से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कौन? C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है OH और ये बना देता है C2H5OH।
तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एल्केन ही है, सभी एल्केन थे, और सभी जो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्केन हैं इनमें क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सेम फंक्शनल ग्रुप में। जब सेम फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है या रिप्लेस करता है, तो जो सीरीज बनती है वो क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट एंड 40 यूनिट ऑफ मास, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स जो कार्बन से वो बढ़ते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर स्ट्रक्चर में एक CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है। क्या होता है, CH2 ग्रुप। जैसे कि हम बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर CH3OH था, है ना। अब C2H5OH की बात करें तो इसका हो जाता है CH3CH2OH हो जाता है। तो इसमें देखिए आप, एक CH2 इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर इसके लिए बात करते हो जाता है CH3CH2 एंड CH2 और OH। अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये दो CH2 इंक्रीज हो गए हैं। तो जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, CH2 इंक्रीज हो, क्या कौन इंक्रीज होते हैं, CH2 इंक्रीज होते हैं। और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, और एक हाइड्रोजन का क्योंकि 2 होता है तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, इसलिए टोटल जो एटॉमिक मास है वो भी 14 इंक्रीज होता है हर एक, जब हम CH2 यूनिट को ऐड करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, thus all members have similar chemical properties but the member have different physical property। क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मोस्ट ऑफ की जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन एटॉमिक मास बढ़ने के कारण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ड्यू टू द डिफरेंस देयर मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास में चेंज होने के कारण क्या होता है, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो वेरी करती है, उसमें चेंजेस मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, मोलिकुलर मास इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज। मतलब जैसे CH4 है तो इसका अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो 12 प्लस में 4 हाइड्रोजन यानी कि 16 होता है। लेकिन अगर हम बात करें C2H6 की, तो यहाँ पर 2 कार्बन हो जाते हैं, तो 2 कार्बन के 24 एंड 6 हाइड्रोजन है तो इसके 6 हो जाएंगे, तो इसका मोलिकुलर मास 30 हो जाएगा। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता जाता है क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर की बात आती है, तो ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लिया है, एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में बात कर लिया है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डॉट स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में बात की। तो ये वीडियो आपको किस तरह से लगी है, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, नहीं रही है। आपको कोई भी टॉपिक जो अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़े हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ नई वीडियो के लिए भी जुड़ सकें। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।